23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स, 482 फीट की हाइट जिसका वजन है करीबन 60 लाख टन। ज्योमेट्री के हिसाब से सारी साइड्स का 51.87 की डिग्री के एंगल पर इक्वल होना, फिर हर साइड का नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट पर एग्जैक्ट पॉइंट करना, ये है द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा। लेकिन इसे कैसे बनाया गया, किसने बनाया, क्यों बनाया, और वो भी तब जब बुलडोजर और क्रेन तो छोड़ें, पहिए तक दरियाफ्त नहीं हुए थे। इसके अलावा ये पिरामिड दिखता कैसा है अंदर से, इसके अंदर के राज क्या हैं, आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब डिटेल्स में इस वीडियो में। The richest source of archaeological treasures on the planet. Beneath this desert landscape, pyramids were designed to hide dark secrets of the dead for eternity. अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है जवाद और ये कहानी है कभी ना हार मानने वाली कोशिशों की। ये कहानी है 2600 बिफोर क्राइस्ट या कबल अज मसीह की, यानी करीबन 4500 साल पहले की, जब मिस्र के होनहार लोगों ने दुनिया में अपना लोहा मनवाया और रहती दुनिया तक अपनी अजीम मेहनत की कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। ये कहानी है द पिरामिड ऑफ गीजा की। ये एक ऐसा शाहकार है जिसने इंसानी अकल को दंग करके रख दिया और आज तक इसके राजों को मुकम्मल तौर पर फाश नहीं किया जा सका कि आखिर ये बना कैसे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा मिस्र के उस वक्त के बादशाह या फिर फेरो खुफू ने बनवाया था, जिसकी वजह से इसका नाम द पिरामिड ऑफ खुफू पड़ा। ये नॉर्दर्न इजिप्ट में रिवर नाइल के वेस्ट बैंक में एक रॉकी प्लेटू पर वाक़या है। रॉकी प्लेटू जमीन का वो हिस्सा होता है जो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा और फ्लैट होता है और जो अपने इर्द गिर्द के दूसरे इलाकों से ऊंचा होता है और जिसकी जमीन पत्थरों पर मुश्तमिल होती है। अगर हम द पिरामिड ऑफ खुफू की जियोग्राफिकल लोकेशन को डिटेल में परखें तो ये जगह इस ग्रेट पिरामिड के अलावा दो और बड़ी पिरामिड्स, जिनको पिरामिड ऑफ खफरे और पिरामिड ऑफ मेनकौरे कहा जाता है, ये लोकेशंस इसके अलावा स्फिंक्स, कई टेम्पल्स और बहुत सी छोटी बड़ी इमारतों का घर है और इन सबको मिलाकर गीजा पिरामिड कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स का एक दूसरा नाम भी है जो कि है गीजा नेक्रोपोलिस या गीजा का कब्रिस्तान। पिरामिड्स ऑफ खुफू की तरह पिरामिड्स ऑफ खफरे और पिरामिड ऑफ मेनकौरे को भी तामीर करवाने वाले उनके फेरोज खफरे और फेरो मेनकौरे थे और इन पिरामिड्स की ऊंचाई 136.4 मीटर्स और 65.5 मीटर्स हैं। मिस्र के बादशाह अक्सर फेरोज कहलाए जाते हैं, जो लफ्ज आमतौर पर बाइबल में इस्तेमाल होता है। फेरो लफ्ज इजिप्शियन फ्रेज पर आ से आया है जिसका मतलब ग्रेट स्टेट है और असल में ये शाही महल को एक इदारे के तौर पर जाहिर करता है। ये लफ्ज 1400 BC के करीब ज्यादा इस्तेमाल होने लगा, एक हुकूमत करने वाले बादशाह को बयान करने के लिए। इससे पहले कि हम पिरामिड की कहानी को गहराई से सुनना शुरू करें, आइए पहले हम उस वक्त के अजीम बादशाह फेरो खुफू के बारे में जानते हैं। BBC के एक आर्टिकल के मुताबिक खुफू का पूरा नाम खनम खुफवी था, जिसका मतलब द गॉड खनम प्रोटेक्ट मी था। खुफू अपने ग्रीक यानी यूनानी नाम चियोप से भी जाना जाता था और वो मिस्र की पुरानी किंगडम की छोटी डायनेस्टी का दूसरा फेरो था। फेरोस निफ्रू उसका बाप और क्वीन हेटिफ्रेस उसकी माँ थी और खुफू की 3 बीवियां थी। फेरो खुफू जब तख्त नशीन हुआ तो उसकी उम्र सिर्फ 20 साल थी और उसने तख्त नशीन होते ही द पिरामिड ऑफ गीजा पर काम शुरू कर दिया। खुफू गीजा में पिरामिड बनाने वाला पहला फेरो था। जैसे कि हम खुफू की हिस्ट्री से पहले पिरामिड्स की लोकेशन पर बात कर रहे थे तो हमारे ज़हन में सवाल आना वाजिब है, मिस्र का तकरीबन इलाका मैदानी होने के बावजूद आखिर क्यों इन मिस्र के बादशाहों ने पिरामिड्स के लिए इसी जगह का ही इंतखाब किया। तो आए आपको इस सवाल का जवाब देते हैं। एक पिरामिड बनाने के लिए सही जगह का चुनना बहुत अहम था। उन्होंने दरियाए नील के वेस्ट किनारे को चुना क्योंकि वहाँ सूरज ढलता है और उन्हें लगता था कि वहाँ से एक मुर्दा इंसान आफ्टर लाइफ यानी आलम बरज़ख में जाता है। इसके अलावा उन्हें ऐसी जगह चाहिए थी कि जब रिवर नाइल ओवरफ्लो करे वो सैलाब में बह न जाए। ये पिरामिड नाइल के करीब होना चाहिए था ताकि इसकी कंस्ट्रक्शन के दौरान पानी आसानी से पहुँच सके। मजीद ये कि ये पिरामिड मजबूत और सख्त पत्थर पर होना चाहिए था ताकि पिरामिड गिर ना जाए और सबसे जरूरी ये था कि ये मौजूदा दारुल हुकूमत कायरो के करीब हो। इस पिरामिड की डिस्क्रिप्शन की बात करें तो द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की असल ऊंचाई तकरीबन 482 फीट थी, लेकिन इरोजन और पॉलिश लाइमस्टोन के पत्थरों के वक्त के साथ साथ खत्म हो जाने की वजह से इसकी ऊंचाई घटकर 449 फीट तक रह गई। मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ इरोजन के बारे में बताना चाहूंगा। इरोजन वो प्रोसेस
प्रोसेस है जिसमें हवा, पानी या बारिश जमीन को काट काट कर उसके टुकड़े अलग कर देते हैं। पिरामिड की जो बेस है वो हर एक तरफ से 755 फीट है और इसकी जो साइड्स हैं वो 51.87 डिग्री के एंगल पर पॉइंट करती हैं। कहा जाता है कि करीबन 60 लाख टन के इस पिरामिड को बनाने के लिए 23 लाख पत्थर के ब्लॉक्स इस्तेमाल किए गए थे। जब तक के आईफल टावर 1889 में पेरिस, फ्रांस में मुकम्मल नहीं हुआ था, तब तक द ग्रेट पिरामिड दुनिया में इंसानी हाथों से बनी सबसे ऊंची इमारत थी। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो 3000 साल तक कायम रहा। स्क्रीन पर अगर आप देखें तो आपको द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का क्रॉस सेक्शनल व्यू दिख रहा होगा। आए अब इसको डिस्कस करते हैं। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के अंदर का मंजर काफी दिलचस्प है। ग्रेट पिरामिड का दाखला नॉर्थ साइड पर है जो कि जमीन से तकरीबन 59 फीट की बुलंदी पर है। इसके अंदर जाते ही एक स्लोपी हालवे यानी एक ढीला ढाला रास्ता शुरू होता है जो पिरामिड की दीवारों से नीचे जाता है और नीचे पथरीले ग्राउंड तक पहुंचता है। यह रास्ता एक अंडरग्राउंड कमरे में खत्म होता है जिसे अब तक मुकम्मल नहीं किया गया। वहाँ एक और रास्ता है जो कि एक और कमरे में खुलता है जिसे क्वींस चैम्बर कहते हैं और साथ में रास्ता एक और लंबी गैलरी में खुलता है जिसकी लंबाई 151 फीट है। इस गैलरी का नाम ग्रैंड गैलरी है। इस गैलरी के आखिर में एक तंग रास्ता है जो मेन बरियल रूम या किंग्स चैम्बर्स तक पहुंचता है। ये कमरा पूरी तरह से रेड ग्रेनाइट से बना है। पिरामिड्स की दीवारों में 2 नैरो शाफ्ट्स हैं जो बाहर तक जाते हैं। जैसे कि इस पिरामिड के बहुत से राज अब तक नहीं सुलझाए गए, इसी तरह इन 2 शाफ्ट्स का मकसद भी अब तक हम नहीं जान पाए कि आया ये किसी मजहबी मकसद के लिए बनाए गए या हवा के अंदर दाखिले के लिए। किंग्स चैम्बर के ऊपर बड़े ग्रेनाइट पत्थर से बने 5 हिस्से हैं। ये पत्थर शायद बरियल रूम की छत को ऊपर से आने वाले मजबूत पिरामिड के बोझ से बचाते हैं। पिरामिड्स की सतही डिटेल्स तो आपको पता लग गई। अब चलते हैं असल सवाल की तरफ कि आखिर इसको बनाया क्यों गया। आखिर वो क्या वजह थी कि मिस्र के फेरो के लिए इसकी तामीर करवाना लाजिम था। हिस्टोरियंस के मुताबिक इसकी 3 मेन वजूहात थी। हिस्टोरियंस समझते हैं कि द पिरामिड ऑफ गीजा का असल मकसद फेरो खुफू के लिए मकबरा यानी टॉम बनाना था। मिस्र के लोग आफ्टर लाइफ यानी बरज़ख की जिंदगी पर यकीन रखने वाले थे और उनका मानना यह था कि उनके बादशाह मरने के बाद खुदा बन जाते हैं, इसलिए उन्हें अच्छा बरियल या तदफीन चाहिए थी ताकि उनकी रूह एक नई दुनिया में आसानी से परवास कर सके। और उनकी आसानी को मजीद यकीनी बनाने के लिए वहाँ के लोग उनके बरियल चैम्बर में कई सारे सामान रखते थे जैसे कि गोल्ड, खाने पीने का सामान और बाकी जरूरियात जिंदगी की अशिया। जब खुफू मर गया उसका सार्कोफेगस जिसे पत्थरों से बना ताबूत कहते हैं वो किंग्स चैम्बर में पिरामिड के अंदर रख दिया गया, लेकिन उसकी बाकियात कभी नहीं मिल सकी। अपने वक्त में ग्रेट पिरामिड दुनिया की सबसे शानदार इमारत थी। इंसानी आंख ने पहले कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। इसका साइज और हैरत अंगेज डिजाइन वक्त के बादशाह की अजीम ताकत को दिखाता था और ये ज्यादातर रियासत के दौलत का इजहार करता था जो अगली नस्लों में कम हो गई। तो यही है दूसरी वजह, ताकत और दौलत का मुजाहिरा। आए अब इसकी तीसरी और आखिरी वजह को जानते हैं। गीजा का पिरामिड और दूसरी मिस्र की पिरामिड सदियों से लोगों को हैरान करती आई हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये इस शेप में क्यों बनाई गई और क्या ये किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा मकसद रखती है। बहुत से हिस्टोरियन समझते हैं कि पिरामिड्स मिस्री मजहबी अकायद में अहमियत रखते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि पिरामिड की नोकदार शेप को माउंड ऑफ अर्थ जैसा बनाया गया था जिसे मिस्र के लोग बेन बेन कहते थे। माउंड ऑफ अर्थ जमीन की मिट्टी का एक ढेर या पाइल होता है जो पिरामिड्स की तरह ट्रायंगल की शेप का होता है। ये एक बुलंद जगह होती है जो एक जगह जमीन की मिट्टी इकट्ठी करने से बनती है जो आसपास के मंजर के मुकाबले में एक जाहिर नुमाया बुलंदी होती है। वो लोग इस माउंड ऑफ अर्थ को नई जिंदगी का जरिया बनने का तरीका देखते थे, इसीलिए इसी की तरह उनके पिरामिड्स भी आसमान की तरफ इशारा करते थे यानी ट्रायंगुलर शेप में। रिसर्च करने वालों का मानना है कि ये सूरज के खुदा यारा को इज्जत देने के लिए था जो इनको जिंदगी देता है। माहिरीन ने ये भी देखा कि पिरामिड्स की चारों तरफ बहुत बेहतरीन तरीके से मिलती हैं जो सूरज के लिए इजिप्शियंस की डेडिकेशन को दिखाता है। यहाँ शायद इसके कोई और भी रूहानी पहलू हो सकते हैं जिसे अब तक इंसान समझ नहीं पाया। द पिरामिड ऑफ खुफू को बनाने के लिए वर्कफोर्स यानी मजदूर दरकार थे। उसकी भी अलग और दिलचस्प कहानी है जिसे अगर इस वीडियो में डिस्कस ना किया गया तो ज्यादती होगी। इस पिरामिड को बनाने में जो वर्कफोर्स यानी मजदूर दरकार थे वो हमेशा से ही डिबेटेबल रहे हैं। इसकी वजह है कि ये समझा जाता है कि पिरामिड गुलामों की मदद से
बनाए गए थे। ये तस्वुर ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने दिया था। उनका कहना था कि ग्रेट पिरामिड की तामीर 20 साल तक चलती रही और इसके बनाने के लिए 1 लाख गुलाम मजदूरों की जरूरत थी। लेकिन 1990 में शाया हुई रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि ये पिरामिड लाखों काबिल मजदूरों और मिस्त्रियों के जरिए बनाए गए थे, ना कि गुलामों के, और वो मजदूर ग्रेट पिरामिड के नजदीक ही रहते थे। गुलामी के कॉन्सेप्ट को इस बात से भी रद्द किया जा सकता है कि आर्कियोलॉजिस्ट को पिरामिड्स की साइट पर कुछ सबूत मिले जिनसे उन्होंने वर्कर्स की खुराक के बारे में पता चलाया। उनकी खुराक में ये सब कुछ मौजूद था। हेज यानी खमीर वाली रोटी, पेसम यानी सादी रोटी, मुख्तलिफ इकसाम के गोश्त, खजूर, शहद और दालें थी जो कि बियर के साथ उन मजदूरों को पेश की जाती थी। तो आप खुद सोचें, क्या गुलामों को ऐसा खाना दिया जाता है? इस पिरामिड की तामीर का मैकेनिज्म समझने के लिए कई थ्योरीज हैं, लेकिन हम सिर्फ सबसे मजबूत थ्योरीज को ही देखेंगे। लेकिन थ्योरीज से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन में कितना टाइम लगा। मैं जानता हूँ कि मैंने वीडियो में पहले बताया कि हेरोडोटस के मुताबिक इस पिरामिड को 20 साल लगे, लेकिन ध्यान दीजिए ये सिर्फ हेरोडोटस का कॉन्सेप्ट था। इस पिरामिड के एग्जैक्ट टाइम को जानने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट और रिसर्चर्स ने बहुत कोशिशें की, लेकिन हर किसी ने अपना अंदाजा बताया। किसी के मुताबिक 20 साल में बना, तो किसी ने कहा कि इसको 27 साल लगे, और कुछ ऐसे भी थे कि उन्होंने एग्जैक्ट फिगर तो नहीं दिए लेकिन कह दिया द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को 15 से 30 साल लगे बनने में। ग्रेट पिरामिड बनने के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल मिस्र के मुख्तलिफ इलाकों से आया, जिनमें अस्वा से ग्रेनाइट लाया गया, कायरो के करीब से लाइमस्टोन, फयूम से बासाल्ट, लेबनान से टिम्बर और सिनाई पेनिनसुला से कॉपर के बने औजार लाए गए थे। मिस्र में मौजूद आर्कियोलॉजिकल साइट्स और कदीमी पेपरी के लिखे गए दस्तावेज के मुताबिक कश्ती चलाने वाले रिवर नाइल और आर्टिफिशियल वाटरवेज यानी मसनूई पानी के रास्ते के एक नेटवर्क इस्तेमाल करते थे ताकि मटेरियल को गीजा प्लेटू तक ले जा सके। इन मटेरियल का आगाज होता है लाइमस्टोन से, जो कि पिरामिड की तामीर के लिए तकरीबन 5.5 मिलियन टन दरकार थे। पिरामिड को स्मूथ और वाइट फिनिश देने के लिए उसके आउटर कास्टिंग स्टोन्स को फाइन किस्म के लाइमस्टोन से बनाया गया था। बात करें अगर ग्रेनाइट की, तो इसका इस्तेमाल किंग्स चैम्बर में और उसके ऊपर मौजूद कमरों में हुआ, जिसके लिए तकरीबन 8000 टन ग्रेनाइट चाहिए था और तकरीबन 5 लाख टन सीमेंट, रेत और पानी का मिक्सर, जिसे मोर्टार भी कहा जाता है, का इस्तेमाल हुआ। चलें अब चलते हैं उन थ्योरीज की तरफ जो मुख्तलिफ लोगों ने दी पिरामिड ऑफ गीजा की तामीर के मुतालिक। पहली थ्योरी है द रैंप थ्योरी। इस थ्योरी को इजिप्ट की कम्युनिटी में अब तक सबसे ज्यादा मकबूल माना जाता है। ये माना जाता है कि पिरामिड इंतहाई सख्त विल पावर और इंसानी ताकत से बनाए गए थे, जिसमें एक बड़ी वर्कफोर्स और बेपनाह मेहनत की जरूरत थी कि पत्थरों को सहरा से स्लेड्स और रस्सियों के जरिए खींच कर लाएं। जब पत्थर सहरा से खींच कर लाए गए तो कदीमी मिस्रियों ने एक सीरीज ऑफ रैंप्स का इस्तेमाल किया। रैंप एक ढलान सरफेस होती है जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी, जिससे आसानी से इनके दरमियान घुमाव फिराव मुमकिन हो जाता है। कदीम मिस्रियों ने ये रैंप्स मड ब्रिक, लाइमस्टोन और दूसरे मटेरियल से बनाए ताकि पत्थरों को ऊपर तक खींच सके। कदीमी मिस्रियों ने या तो एक सीधे रैंप का इस्तेमाल किया या फिर स्पाइरल यानी घुमाव वाला रैंप जो पिरामिड के इर्द गिर्द लपेटा गया था, मगर बहुत से लोगों का मानना है कि दोनों का कॉम्बिनेशन ही इस्तेमाल किया गया था। जब तक रैंप ज्यादा ऊंचाई तक पहुंच जाते और उनकी जरूरत खत्म हो जाती तो लेवर्स को इस्तेमाल किया जाता। इंसानी अकल को दंग कर देने वाली थ्योरी है वाटरवेज और लुब्रिकेशन थ्योरी। ये सजेस्ट करती है कि वर्कर स्लेड्स का इस्तेमाल करते थे। स्लेड्स ऐसी चीज होती है जिस पर कुछ रख के खींचा जाए, तो ये थ्योरी कहती है मजदूर स्लेड्स के सामने पानी डालते थे, फिर बड़े पत्थरों को स्लेड्स के थ्रू खींचते थे। इससे फ्रिक्शन कम हो जाती थी और उन्हें जमीन पर मूव करना आसान हो जाता था। कदीमी मिस्री ये समझते थे कि रेत में पानी डालने से उसकी स्टिफनेस बढ़ जाती थी और स्लेड्स को जमीन पर आसानी से खींचा जा सकता था। उन्होंने ये कैलकुलेट किया था कि किस किस्म की रेत के मुताबिक कितना पानी जरूरी है ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। इस थ्योरी को एक्सपेरिमेंट से सपोर्ट मिलता है जो कि साबित करते हैं कि लार्ज स्टोन ब्लॉक्स का फ्रिक्शन गीली जमीन पर कम हो जाती है। इस थ्योरी की सपोर्ट में एक एविडेंस ये भी है, 1900 BC में एक कब्र से एक पेंटिंग मिली जिसमें 170 आदमी एक बड़ा स्टैच्यू खींचते हुए देखे जा सकते हैं। ये रोप्स के जरिए अटैच स्लेट का इस्तेमाल करते हुए किया गया और उसके सामने कुछ लोग रेत पर पानी डाल रहे हैं ताकि फ्रिक्शन को कम किया जा सके। साइंटिस्ट ने गीजा के बड़े पिरामिड को बनाने के तरीके के बारे में मुख्तलिफ तस्वुरात पेश की हैं। इनमें से एक जाहिर करता है गैर मामूली कुव्वतों ने इस पिरामिड के बनाने में अहम किरदार अदा किया। ये थ्योरी आम अकल, बेसिक साइंस और लॉजिक से ऊपर की बात करती है। ये बताती है एलियंस बाहर की दुनिया से आए और कदीमी मिस्रियों की मदद की। पिरामिड्स बनाने में इस थ्योरी के सपोर्टर्स इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पिरामिड्स का इंतहाई बेहतरीन
बेहतरीन अलाइनमेंट जिसमें पॉइंट का भी फर्क नहीं और इसके ट्रायंगल शेप का होना इस दुनिया से बाहर की मखलूक का ही काम था। इस थ्योरी की सपोर्ट में ज्यादा एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो ये थी द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से रिलेटेड चंद थ्योरीज। चाहे आप कुछ भी मानते हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा बहुत इंप्रेसिव आर्किटेक्चरल इमारत है। पर अफसोस की बात यह है कि शायद हमें कभी भी ये पता ना चले कि ये कैसे बनाए गए थे। मेरी अपनी राय में ये पिरामिड्स आज की दुनिया में बनाना भी मुश्किल है, तब तो और मुश्किल होता होगा, लेकिन इस बात में वजन है। अगर उस वक्त ये पिरामिड्स इतनी सफाई से बनाए गए थे तो ये चीज साबित करती है कि तब के लोग आज की मॉडर्न साइंस से ज्यादा तरक्की पर थे। मजीद ये कि इन पिरामिड्स का ट्रायंगुलर शेप्स पर होना कुछ रूहानी या स्पिरिचुअल पहलू भी जाहिर करता है। मैं अपने देखने वालों को ये भी बता दूं कि मैं स्वीपिंग स्टेटमेंट्स नहीं देता। मैं खुद यहाँ किसी थ्योरी को पूरी तरह सपोर्ट नहीं करता। अगर इन सब थ्योरीज को कंबाइन किया जाए तो इस पिरामिड बनाने की मुमकिनात मुझे भी नजर आती हैं। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सी थ्योरी सही लगती है या आपकी जाती राय क्या है इन पिरामिड्स के मुताबिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपका बहुत शुक्रिया।